हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ फन एकेडमी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज है जिसका लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत जनित्र। तो आज जो जनित्र है वो एसी जनित्र है हमारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और डीसी जनित्र में थोड़ा से चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको अलग से उसका वीडियो बना दूंगा एक, क्योंकि कभी कभी डीसी जनित्र भी आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मली अगर विद्युत जनित्र आता है तो आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोनों में सेम ही रहता है, बस थोड़े से चेंजेस हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लें, एक जैसा ही अपन करेंगे। थोड़ा सा जो चेंजेस है मैं आपको बता दूंगा क्या होगा। तो विद्युत जनित्र क्या है? जैसे विद्युत मोटर में क्या था, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, देखो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा रहा है विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर क्या हो रहा था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा था। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। यानी विद्युत जनित्र की डेफिनेशन क्या होगी, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, क्या कहलाती है, विद्युत जनित्र कहलाती है। बहुत सिंपल सी बेटा डेफिनेशन है। वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, क्या कहलाती है, विद्युत जनित्र। अब विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करती है? तो मैंने आपको प्रेरण के बारे में बताया था ना। तो विद्युत जनित्र क्या है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कुंडली में धारा बहने लगती है, ठीक है। तो ये इसका बेटा सिद्धांत है, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। यहां भी लिखा हुआ विद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली के किसमें परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, तो उसमें से, यानी तो कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है या प्रेरित हो जाती है। तो ये आपका सिद्धांत है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब अगर बात करें संरचना की, तो विद्युत जनित्र के निम्न भाग होते हैं। देखो, विद्युत जनित्र और मोटर में ज्यादा कोई चेंज नहीं है। विद्युत जनित्र में देखो क्षेत्र चुंबक होता है, विद्युत मोटर में भी था। यहां क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N और S होते हैं। यही चीज हमने विद्युत मोटर में पढ़ी थी, तो दोनों का सेम ही है। अब बात करते हैं आर्मेचर कुंडली की। तो आर्मेचर कुंडली हमारा विद्युत मोटर में भी था और विद्युत जनित्र में भी है। तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपने विद्युत मोटर पढ़ रखा है। तो आर्मेचर कुंडली भी याद होगा। यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसे कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तांबे के जो तार होते हैं उनको लपेटकर बनाया जाता है। सेम आप जैसे विद्युत मोटर में लिखा था वैसे ही लिख सकते हो। समझ आई बात? बहुत सिंपल सा है। कच्चे लोहे की क्रोड है, उस पर आपने क्या किए, आयताकार कुंडली पे तांबे के तार लपेट दिए, क्या बन जाएगी, आर्मेचर कुंडली, जो इधर अपने को दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सर्फी वलय। अगर हम सर्फी वलय की बात करें तो सर्फी वलय क्या है, ये जो कुंडली दिख रही है इसके जो आगे तार आ रहे हैं बेटा, ठीक है। जो तार ये दिख रहे हैं ना, गोल गोल रिंग से जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने यहां पे R1 लिख रखा है, R2। एक तार जो है यानी AB वाला ये जो तार है वो किससे जुड़ रहा है, इस वाली रिंग से, ठीक है, ना R1 से वलय से, और ये वाला इससे जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये दो तार हमें यहां पे दिख रहे हैं। तो ये दोनों तार जो जुड़ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों वलयों से जुड़ रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सर्फी वलय। अब देख लेते हैं, कुंडली के तार के दोनों सिरे धातु के दो वलयों R1 व R2 से संयोजित होते हैं, यानी जुड़े होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, सर्पी वलय कहते हैं। अब सर्पी वलय पे दो कार्बन की पत्तियां लगी होती हैं, एक ये यहां पे देखो V1 है और ये V2, इन्हीं को क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। देखो विद्युत मोटर में क्या था, विविक्त वलय थे, ठीक है ना, और यहां पे सर्फी वलय है, इतना फर्क है। लेकिन अगर विविक्त वलय इसमें होंगे तो फिर क्या होगा, तो ये फिर बन जाएगा दिष्ट धारा जनित्र। समझ में आ गई ना बात? तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में कितना फर्क है, सर्फी वलय और विविक्त वलय का फर्क है। तो अपने जो संरचना वाले पॉइंट थे बेटा वो पूरे हो चुके हैं। चित्र आपका यहां पे आपको दिख ही रहा है। ये क्षेत्र चुंबक वाला भाग है, ये आर्मेचर कुंडली है, ये आपके R1 R2 क्या है, सर्फी वलय है, V1 V2 आपका वृत्त है। ये हमने धारामापी लगा दिया है। तो धारामापी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्या करता है धारामापी, धारा को मापता है, बताता है धारा के बारे में। या आप धारामापी की जगह यहां पे एक बल्ब का भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है, तो मैं वल्व का यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो मैं वल्व बना देता हूं। तो वल्व से क्या होगा भाई, ये कुंडली घूमेगी, बल्ब जलेगा, है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो अब ये कार्यविधि अपन देख लेते हैं किस तरह से कार्य करता है। जब देखो कुंडली एबीसीडी को जब दक्षिणावर्त घुमाया जाता है ऐसे करके एवी ऊपर और सीडी नीचे जाता है, इस तरह से जब घुमाया जाता है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार जो भुजा ए बी और सी डी में, देखो जो धारा की दिशा होती है ए बी के अनुदिश होगी और सी डी इस तरह से, ठीक है, यानी धारा ए बी सी डी मार्ग में बहती है। इस तरह से आप देख सकते हो इसको, यानी धारा जो आएगी ये इस तार से आके ऐसे करके आएगी और इस तरह से, यानी V2 से V1 की तरफ आएगी, यानी जब ये ऐसे होगा तो, ठीक है, पहले आधे चक्र में। अब देख लेते हैं कुंडली एबीसीडी को जब दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इन भुजाओं एवीओ सीडी दिशाओं इन भुजाओं में एवीओ सीडी दिशाओं के अनुदिश प्रेरित धारा बहने लगती है। यानी हम कह सकते हैं जो धारा की दिशा होती है वो एबीसीडी दिशा में होती है, ठीक है, जब दक्षिणावर्त घूमेगा। अब देखो धारा की दिशा यहां ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यही तो है भाई। अब देखो यहां पे कुंडली जो बल लग रहा है कुंडली पर वो किधर लग रहा है, सिंपल सा देखो, चुंबकीय क्षेत्र आपका किधर है, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो आपका ये हो ही गया, ठीक है। अब बल आपका ये इस तरह से, तो देखो बल ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, तो धारा एबी की तरफ ही तो जाएगी इस तरह से, और इसका उल्टा करोगे तो ऐसे इधर होगी। अब जब ये ऐसे करके ये आधी घूम जाती है, ठीक है, तो यहां पे तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये नीचे जाएगी, यानी ये इधर, तो ये यहां पे पहुंच जाएगी एबी और सीडी इधर आएगी। देखो जब एबी इधर पहुंच जाएगी, ये जब जैसे ऐसे घूम गई, तो फिर आधे चक्र बाद क्या होगा, सीडी इधर आएगी और एबी इधर से फिर नीचे जाएगी, यानी एबी नीचे जाए और सीडी ऊपर आए, तब क्या होगा, तब धारा की दिशा बिल्कुल उलट हो जाएगी। तब धारा हमारी बहेगी डीसी वीए में, ठीक है। अभी एबी सीडी में जा रही है, फिर इसका उल्टा धारा प्रवाहित होने लगेगी डीसी वीए में। अभी कैसे, एबी सीडी, जब ये इधर आ जाएगा तो, ठीक। अब बेटा यहां पे एक चीज आपको और समझनी है, यहां पे क्या हो रहा है, आधे चक्र में तो धारा मैंने कहा था एबी एवी सी डी दिशा में है, और दूसरे आधे चक्र में धारा ये डी सी वी ए में। तो इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि प्रत्येक आधे चक्र के बाद यहां पे धारा की दिशा बदल रही है, और एक निश्चित समय बाद ऐसा हो रहा है। तो ऐसी धारा, ठीक है, जिसकी दिशा क्या है, एक निश्चित समय अंतराल बाद बदलती रहती है, उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और ये धारा जो उत्पन्न होती है जिस युक्ति के द्वारा, उसी को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो इस प्रकार हमने समझा बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लिख दो कि ये 7 नंबर का बेटा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी अपन मिलते हैं अब दिश धारा जनित्र के साथ अगली वीडियो में। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।